जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं नेशनल इनकम का टॉपिक, जिसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय। देखो दोस्तों, आपके सामने एक वर्ड आया है जिसका नाम क्या है? आय। आय हम किसे कहेंगे? आय की परिभाषा क्या होगी? तो मैं आपको बताता हूं कि आय किसे कहते हैं। आय का मतलब होता है व्यक्ति के द्वारा जितने भी शारीरिक व मानसिक रूप से कार्य किए जाते हैं और उसके बदले में जो उसे पारिश्रमिक मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं? उस व्यक्ति की आय कहेंगे। यानी कि आय क्या है? शारीरिक व मानसिक कार्य के बदले जो भी पारिश्रमिक मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं? उस व्यक्ति की आय कहते हैं। अब ये पारिश्रमिक का मतलब क्या है और जो भी का मतलब क्या है? सपोज कीजिए किसी व्यक्ति ने कुछ काम किया, हमारे घर में कुछ काम था, हमने किसी व्यक्ति को बुलाया और उस व्यक्ति ने वो काम कर दिया और बदले में हमने जो कुछ उसे दिया, अगर हमने पैसे दिए तो वो भी उस व्यक्ति की आय है। अगर हमने उसे बदले में अनाज दे दिया, गेहूं दे दी, चावल दे दिया, दाल दे दी, बदले में हमने जो वस्त्र दे दिए, जो कुछ भी उसके काम के बदले में हमने उसे दिया, वो क्या होगी? उस व्यक्ति की आय हो। क्लियर है? उसके बाद बात आती है तो फिर ये राष्ट्रीय आय का मतलब क्या है? राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय का मतलब क्या होता है? राष्ट्रीय आय का मतलब होता है भी किसी भी देश के अंदर, किसी भी देश में, किसी भी देश में एक वित्त वर्ष के अंदर, एक वित्त वर्ष में, ध्यान रखना किसमें? एक वित्त वर्ष में, किसी भी देश के अंदर एक वित्त वर्ष में आर्थिक क्रियाओं के फलस्वरूप, कैसी क्रियाओं के फलस्वरूप? आर्थिक क्रियाओं के फलस्वरूप, आर्थिक क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पादित अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के मूल्य को, उत्पादित अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के मूल्य को क्या कहते हैं हम? राष्ट्रीय आय कहते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी देश है, जैसे हम अपने भारत देश की बात करें, हमारे भारत देश के अंदर एक वित्त वर्ष के अंदर जितनी भी आर्थिक क्रियाओं के फलस्वरूप, आर्थिक क्रियाओं का मतलब क्या है? जिससे हमें पैसे की प्राप्ति हो रही है। अब पैसे की प्राप्ति करने के लिए आर्थिक क्रियाओं के अंदर चार वस्तुओं को, चार चीजों को शामिल किया जाता है। भूमि, भूमि के बाद आपका श्रम, श्रम के बाद आपका क्या आएगा? श्रम के बाद आएगा आपका फैक्ट्री, यानी कि उत्पादन करोगे आप, उत्पादन के बाद ट्रांसपोर्ट। इन चार चीजों के माध्यम से ही आप क्या कर सकते हो? आर्थिक क्रियाएं कर सकते हो। और इनके फलस्वरूप उत्पादित अंतिम वस्तुएं, अंतिम वस्तुएं यानी कि जिन वस्तुओं को उत्पादन करने के बाद जो टोटल खर्चा आया है, खर्चे के बाद जो वस्तुएं बाजार में बिकती है, उसे हम बोला जाता है अंतिम वस्तुएं। अंतिम वस्तुएं व सेवाएं, सेवाओं के मूल्य को हम क्या कहेंगे? राष्ट्रीय आय कहेंगे। क्लियर है? समझ में आई बात इतनी सी? अब उसके बाद बात आती है कि भारत में राष्ट्रीय आय की जो गणना है, उसके बाद क्या बात आती है कि जो भारत में है राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? कॉन्सेप्ट क्या है? भारत में
राष्ट्रीय आय की गणना। देखो, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना जो की जाती है वो एक संस्था है जिसका नाम है CSO, यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में इसे कहा जाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन इसे कहा जाता है। अब ये CSO है, जो CSO की जो स्थापना की गई थी, स्थापना की अगर हम बात करें 1951 के अंदर की गई थी। इसका जो मुख्यालय है, CSO का मुख्यालय न्यू दिल्ली के अंदर। CSO का मुख्यालय कहां पे है? न्यू दिल्ली के अंदर। क्लियर है? उसके बाद CSO की एक सहयोगी संस्था है, सहयोगी संस्था है इसकी, जिसका नाम क्या है? NSSO। CSO की सहयोगी संस्था कौन सी है? NSSO है। CSO की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। इसकी स्थापना कब की गई? 1951 में की गई। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? न्यू दिल्ली के अंदर है। क्लियर है? उसके बाद जो दूसरी सहयोगी संस्था आई NSSO, NSSO का जो फुल फॉर्म बनेगी वो क्या बनेगी? वो बनेगी नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन इसकी क्या है? फुल फॉर्म है। हिंदी में अगर हम लिखें इसका नाम राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण विभाग। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण विभाग। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण विभाग इसकी क्या है? हिंदी में इसका नाम। इसकी जो स्थापना की गई, इसकी स्थापना है 1950 में की गई थी। और इसका जो मुख्यालय आपको बताया जाएगा, मुख्यालय इसका कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय कोलकाता के अंदर है। इसका जो मुख्यालय है वो मुख्यालय कहाँ पे है? कोलकाता के अंदर इसका मुख्यालय। क्लियर है? उसके बाद एक तीसरी संस्था है जिसका नाम है NSO। आखिर में तीसरी संस्था नहीं बल्कि ये क्या है? इसकी जो फुल फॉर्म बनेगी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये NSO क्या है? NSO जो है वर्तमान में CSO का नाम बदलकर बनाई गई संस्था है। क्या है ये? NSO क्या है? NSO वर्तमान में किसका नाम बदलकर? CSO का नाम बदलकर बनाई गई संस्था कौन सी है? आपकी NSO है। अब इसका मुख्यालय भी कहाँ पे होगा? इसका मुख्यालय भी न्यू दिल्ली के अंदर है। न्यू दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय है। इसकी जो स्थापना की गई थी, यानी कि जो CSO का नाम बदलकर NSO किया गया था, तो वो NSO कब किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर आएगा, जैसे आपसे पूछे NSO की स्थापना कहाँ पे की गई, तो NSO की स्थापना आपसे पूछे तो 23 मई 2019 को इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? NSO की जगह पे, CSO की जगह पे क्या कर दिया गया? NSO कर दिया गया। क्लियर है? उसके बाद बात करते हैं कि इसके कार्य क्या होते हैं। इसके कार्य क्या होते हैं? देखो, अभी CSO की सहयोगी संस्था थी NSSO। अब वर्तमान में किसकी सहयोगी संस्था है? NSO की। तो ये क्या करती है? NSSO के जो कार्य होते हैं, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के जो काम होते हैं, हमारे भारत देश के अंदर जितने भी सर्वे किए जाते हैं,
असंगठित क्षेत्रों के अंदर शौचालय का पता लगाने के लिए, या फिर और भी बहुत सारी स्कीमें हैं जिसके अंतर्गत सर्वे किए जाते हैं। तो ये जितने भी सर्वे किए जाते हैं वो किसके द्वारा किए जाते हैं? NSSO के द्वारा किए जाते हैं। और उन सर्वों के बाद, सर्वे करने के बाद जो अंतिम रूप से स्वीकृति प्रदान की जाती है वो किसके द्वारा वर्तमान में की जाती है? NSO के द्वारा किए जाते हैं। यानी कि इसका काम क्या होता है? आंकड़े इकट्ठे करना, आंकड़े इकट्ठे करना। और इसका काम क्या होता है? आंकड़ों को स्वीकृति प्रदान करना, आंकड़ों को स्वीकृति प्रदान करना। समझ में आई बात? इसीलिए ये दोनों संस्थाएं क्या है? सहयोगी संस्थाएं। क्लियर है? उसके बाद हम बात करते हैं कि जो CSO है, NSO है या फिर वर्तमान में NSSO है, ये तीनों की तीनों संस्थाएं एक मंत्रालय के अधीन कार्य करती हैं। एक मंत्रालय है जिसके अधीन ये तीनों की तीनों संस्थाएं काम करती है। या फिर आपसे पूछ ले कि गणना करने का या जो जनगणनाएं करवाई जाती है, ये जनगणना करवाने का काम किस मंत्रालय के अधीन आता है? राष्ट्रीय आय को आंकड़े एकत्रित करने का काम किस मंत्रालय का है? तो NSO वर्तमान में है NSO और इसकी सहयोगी संस्था है NSSO। ये दोनों की दोनों संस्थाएं MOSPI मंत्रालय के अधीन काम करती है। MOSPI की जो फुल फॉर्म बनेगी वो क्या बनेगी? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिकल प्रोग्रामिंग इनप्लेशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिकल मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिकल प्रोग्रामिंग और इनप्लेशन। हिंदी में इसका नाम लिखोगे तो हिंदी में लिखोगे सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय इसकी क्या है? हिंदी में इसका नाम। क्लियर है? उसके बाद बात करते हैं, हम पढ़ रहे थे नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय की जो गणना का अनुमान सबसे पहले किस व्यक्ति के द्वारा लगाया गया था? तो लिखेंगे राष्ट्रीय आय की जो गणना का प्रथम अनुमान लगाया गया था वो किसके द्वारा लगाया गया था? एक व्यक्ति हुए जिसका नाम था दादा भाई नारोजी। तो राष्ट्रीय आय की गणना का अनुमान सबसे पहले किसके द्वारा लगाया गया? दादा भाई नारोजी के द्वारा लगाया गया। और ये कब लगाया गया था? तो ये लगाया गया था 1867 ईस्वी में। कब लगाया गया था? 1867-68 ईस्वी में। मोस्टली बुकों में 67 भी लिख रखा, 68 भी, तो आप इसको 68 ज्यादातर माना गया है। SSC ने भी 68 माना है, तो इसका आंसर लिखोगे 1868। क्लियर? उसके बाद इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, दादा भाई नारोजी के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी उस पुस्तक का नाम क्या था? उस पुस्तक का नाम था पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया इनकी पुस्तक का नाम था। इनके द्वारा इस पुस्तक के माध्यम से ही राष्ट्रीय आय की गणना के अनुमान के आंकड़े दिए गए थे। और इन्होंने बताया था कि उस समय पे प्रति व्यक्ति जो आय थी वो प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये बताई थी। और कुल आय की अगर हम बात करें, इनके द्वारा जो आंकड़े दिए गए थे उन आंकड़ों में कुल आय जो बताई गई थी वो 340 करोड़ रुपए बताई गई थी। कुल आय कितनी थी? 340 करोड़ रुपए। कब निकाली गई थी ये इनकम? 1868 ईस्वी। क्लियर है? उसके बाद बात करते हैं कि उसके बाद एक नेक्स्ट व्यक्ति आए थे। अगले जो व्यक्ति आए, ये बात है वर्ष 1911-12 की। कब की बात है ये? 1911-12 की।
1911 में एक व्यक्ति आए, फिडले सिराज। व्यक्ति का नाम क्या था? फिडले सिराज व्यक्ति का नाम था। फिडले सिराज व्यक्ति के द्वारा भी हमारे लिए राष्ट्रीय आय के आंकड़े दिए गए थे और इनके द्वारा जो प्रति व्यक्ति आय निकाली गई थी, फिडले सिराज ने जो प्रति व्यक्ति आय बताई थी, इनके द्वारा जो आंकड़े दिए गए, उन आंकड़ों के अनुसार प्रति व्यक्ति आय इनके द्वारा 49 रुपये बताई गई थी। और जो कुल इनकम इनके द्वारा बताई गई, कुल आय जो इनके द्वारा बताई गई थी, इन्होंने बताया था कि जो उस समय पे कुल आय जो थी 1942 करोड़ रुपए थी। कुल आय की बात करें तो 1942 करोड़ रुपए इनके द्वारा कुल आय के आंकड़े दिए गए थे। क्लियर है? एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि धन की निकासी का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो इसी में लिखेंगे दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही क्या दिया गया था? धन की निकासी का सिद्धांत दिया गया था। धन की निकासी का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था। धन की निकासी का सिद्धांत क्या था? इन्होंने बताया था कि किस तरीके से अंग्रेज हमारे भारत के अंदर सिर्फ व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे और उन्होंने किस तरीके से हमारी अर्थव्यवस्था को डगमगा कर दिया था, किस तरीके से वो भारत की संपत्ति को लूट लूट कर अपने देश ब्रिटेन पहुंचा रहे हैं। तो इसे ही क्या बोला गया? धन की निकासी का सिद्धांत बोला गया। और ये किसके द्वारा दिया गया? दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया। क्लियर है? उसके बाद तीसरे जो व्यक्ति आते हैं 1931-32 में, वैज्ञानिक आधार पर यानी के स्पष्ट आंकड़ों के आधार पर वैज्ञानिक अनुमान लगाने वाले, राष्ट्रीय आय की गणना का वैज्ञानिक अनुमान लगाने वाले व्यक्ति आए कब? 1931-32 में। जिस आपसे क्वेश्चन पूछेगा सबसे पहले राष्ट्रीय आय किसके द्वारा निकाली गई? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। उसके बाद पूछेगा कि वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना, वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो उस व्यक्ति का नाम था आर.वी. राव। उन व्यक्ति का नाम क्या था? आर.वी. राव, या फिर लिखोगे V.K.R.V. राव। इस तरीके से लिखो V.K.R.V. राव। V.K.R.V. राव पूरा नाम लिखोगे तो विजेंद्रा कस्तूरी रंगा वर्धन राजा राव। विजेंद्रा कस्तूरी रंगा वर्धन राजा राव इनका पूरा नाम था। इनके द्वारा वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना कब की गई? 1931-32 में की गई थी। और इनके द्वारा जो आंकड़े दिए गए थे, इनके द्वारा बताया गया कि जो प्रति व्यक्ति आय जो है वो 44 रुपये है। प्रति व्यक्ति आय जो है वो कितनी है? 44 रुपये है। और इनके द्वारा जो कुल इनकम निकाली गई थी, कुल आय जो बताई गई थी, वो बताई गई थी 1969 करोड़ रुपए। इनके द्वारा जो कुल इनकम बताई गई थी वो कितनी बताई गई थी? 1989 करोड़ रुपए इनके द्वारा कुल इनकम बताई गई थी। क्लियर है? उसके बाद राष्ट्रीय आय का जो लेखांकन करने का कार्य किया गया था, राष्ट्रीय आय का लेखांकन किसके द्वारा किया गया था? यानी कि राष्ट्रीय आय के जो आंकड़े थे उनको लिखने का काम किसके द्वारा किया गया था? तो राष्ट्रीय आय का जो लेखांकन किया गया था वो किया गया था साइमन कुजनेट्स के द्वारा। साइमन कुजनेट्स के द्वारा राष्ट्रीय आय का लेखांकन किया गया था। अमेरिका से इनका संबंध था। किस देश से इनका संबंध था? अमेरिका से इनका संबंध था। वर्ष 1971 में इस कार्य के लिए इनको 1971 में क्या दिया गया? नोबेल प्राइज दिया गया। नोबेल प्राइज दिया गया। कब दिया गया? 1971 में दिया गया। क्लियर है? उसके बाद हम बात करते हैं, एक डेट आपको याद रखनी है, 4 अगस्त। उसके बाद अगर हम बात करें तो 4 अगस्त 1949,
4 अगस्त 1949 को क्या होता है, राष्ट्रीय आय के लिए एक समिति बनाई जाती है जिसका नाम रखा जाता है राष्ट्रीय आय समिति, जिसका नाम क्या रखा जाता है, राष्ट्रीय आय समिति। और इसका जो अध्यक्ष बनाया जाता है पीसी महालनोबिस को बनाया जाता है। इसके जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं, अध्यक्ष जो बनाए जाते हैं पीसी महालनोबिस, पीसी महालनोबिस को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। और ये जो अध्यक्ष है पीसी महालनोबिस, इनका जन्म होता है 29 जून को, और इन्हीं के जन्मदिन पर, इनके जन्मदिन पर क्या किया जाता है, 29 जून को सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है, सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 29 जून को मनाया जाता है। क्या हुआ था 29 जून को, पीसी महालनोबिस का जन्म हुआ था। पीसी महालनोबिस कौन थे, एक अर्थशास्त्री थे। जो आर्थिक नियोजन आप पढ़ते हो, पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ते हो, उसके लिए भी इन्होंने एक मॉडल तैयार करने का काम किया गया था पीसी महालनोबिस के द्वारा। क्लियर है। उसके बाद हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय की प्रक्रिया। राष्ट्रीय आय की प्रक्रिया, राष्ट्रीय आय की प्रक्रिया क्या होती है कि किस किस तरीके से हम अपने राष्ट्रीय आय निकालते हैं। आपने नाम सुना होगा जीडीपी, क्या होती है जीडीपी। उसके बाद नाम सुना होगा जीएनपी, उसके बाद नाम सुना होगा एनएनपी, उसके बाद नाम सुना होगा राष्ट्रीय आय, और उसके बाद सुना होगा अपने प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय। तो सबसे पहले जीडीपी निकाली जाती है, जीडीपी से आपकी जीएनपी निकलेगी, जीएनपी से एनएनपी निकलेगा, और एनएनपी से निकलता है राष्ट्रीय आय, और राष्ट्रीय आय से ही निकलती है आपकी प्रति व्यक्ति आय। तो जीडीपी क्या होती है, किस तरीके से हम अपनी जीडीपी निकालते हैं, किसे हम जीडीपी कहते हैं, ये सब जानने के लिए मिलते हैं कल वाली क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।